गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका क्विक इको में। तो आज से हम अभी हमारी नोटिफिकेशन आ गई है एनटीए एक पेपर की, और आज से हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मेरा एम है कि 2004 से अभी तक जो भी पेपर हुए हैं मैं आप लोगों को उसको सॉल्व कराऊं, क्योंकि इससे हमारा रिवीजन भी होगा और हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एज्यूम। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या एज्यूम करता है? और हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज अनचेंज। क्या प्रोडक्शन का टेक्निक अनचेंज होगा, यानी कि नहीं बदलता है? ऑल यूनिट ऑफ फैक्टर आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो भी फैक्टर्स हैं वो सब एक समान है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है। रिटर्न्स आर मेजर इन अ फिजिकल टर्म्स। क्या रिटर्न्स को हम फिजिकल टर्म्स में मेजर करते हैं या ऑल ऑफ द एबव? तो हमें पता है कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, इसके कुछ अजम्पशन होते हैं जिसमें ये तीनों अजम्पशन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल को फॉलो करता है। और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हम उसे कहते हैं जिसको प्रोडक्शन के पर्पस के लिए जितने भी हम रिटर्न्स का यूज़ करेंगे उतना ही हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो इसलिए ये तीनों फुलफिल होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। अब हम दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ फैक्टर रिवॉर्ड इज एक्सप्लेन बाय। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ फैक्टर रिवॉर्ड का मतलब होता है कि ये एक थ्योरी है, और ये कौन सी थ्योरी है हमें इसको ऑप्शन के थ्रू बताना है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है प्रोडक्टिविटी थ्योरी, एब्सटिनेंस थ्योरी, टाइम प्रेफरेंस थ्योरी या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारी जो थ्योरी है, हमारा जो आंसर होगा वो आंसर ए होगा, प्रोडक्टिविटी थ्योरी। प्रोडक्टिविटी थ्योरी हमें ये बताती है कि कैसे हम रिवॉर्ड पा सकते हैं। रिवॉर्ड का मतलब होता है कि कैसे हम इंटरेस्ट से एज अ रिवॉर्ड पा सकते हैं जब कोई भी हम कैपिटल, जो भी हमारा अवेलेबल सर्विस ऑफ कैपिटल है फॉर प्रोडक्शन पर्पज के लिए, उस पर हम एक रिवॉर्ड पाते हैं। इसी को हम फैक्टर थ्योरी से समझाते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कंसीडर द फॉलोइंग एग्जिम्स एंड सेलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि क्या हमने जो इसका हमारा फर्स्ट का आंसर हमारा डी था, सेकंड का आंसर हमारा डी था, और अरे सॉरी, सेकंड का आंसर हमारा ये ए था, प्रोडक्टिविटी थ्योरी। अब हम थर्ड पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि रिवील प्रेफरेंस थ्योरी क्या कंसीडर करता है। इन चारों ऑप्शन में से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन से एग्जिम्स को रिवील प्रेफरेंस थ्योरी कंसीडर करता है। तो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी जैसे हमें पता है कि सैमुअल्सन ने दिया था, और सैमुअल्सन ने अपनी थ्योरी में 3 एग्जिम्स को कंसीडर किया था, रेशनैलिटी, कंसिस्टेंसी और ट्रांसिटिविटी। और हाँ, और इस तरह से 1 2 ए बी सी हमारा ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन डी में हमें मिलता है। हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे ही क्वेश्चन हमें ज़्यादातर नेट के क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। ऐसे भी क्वेश्चंस हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो किंग डिमांड कर्व किसने दिया था? तो किंग डिमांड कर्व स्विगी ने दिया था, तो हम इसको स्विगी से मिला देंगे। फैक्टर कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी हमें दिया था मोडी के लिए। फैक्टर कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी, सेल मैक्सिमाइजेशन थ्योरी हमें बाउमल ने दिया है। लिमिटिंग प्राइस थ्योरी हमें बेन ने दिया है। और फैक्टर कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी हॉल एंड हिच ने दिया है, जो कि हमारा, हाँ, फर्स्ट का हमने थर्ड किया, ये इस ऑप्शन में मिल रहा है। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ इस ऑप्शन में है, और थर्ड का फर्स्ट इस ऑप्शन में है, और फोर्थ लिमिट प्राइसिंग मॉडल ये हमारा सेकंड है बेन, यानी कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करें जिसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है, हमें आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट
earliest, arrange the following concept in terms of the development of the डिमांड थ्योरी। तो डिमांड थ्योरी हमें पता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी कार्डिनल अप्रोच से, जो कि मार्शल ने दिया था। उसके बाद से कार्डिनल अप्रोच, अब देखना है हमें एग्जाम में स्ट्रेटेजिकली इसको सॉल्व करना है कि जहाँ भी 4 पहले आए तो हमें ऑप्शन देखना है कि 4 किस में पहले आ रहा है। तो 4 बी में पहले आ रहा है और डी में पहले आ रहा है, तो हम ये दोनों ऑप्शन को हटा देंगे, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारे लिए किसी काम के नहीं है। अब हम इस ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। अब हम देखेंगे कि कार्डिनल यूटिलिटी के बाद ऑर्डिनल, उसके बाद क्या आया, तो उसके बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी आया। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी डेट्स याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो हम जिस अकॉर्डिंग हम बुक्स में पढ़ते हैं, पहले हम कार्डिनल पढ़ते हैं फिर ऑर्डिनल पढ़ते हैं, तो हमारा ऑर्डर भी उसी अकॉर्डिंग होता है। तो हम अगर हमें डेट्स नहीं याद है तो हम इसके अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा दोनों में है पहले, तो यानी कि ये दोनों की पॉसिबिलिटी है सही होने की। फिर ऑप्शन 3 ऑर्डिनल यूटिलिटी, तो तीसरा भी इन दोनों में है, यानी कि इसकी भी प्रोबेबिलिटी है अभी तक सही होने की। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो आता है वो है न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न यूटिलिटी थ्योरी, जो कि न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टर्न ने ही दिया था। और सबसे लास्ट में आता है रिलेटिव प्रेफरेंस थ्योरी, जो कि सैमुअल्सन ने दिया है। इसलिए ये हमारा ये वाला डी वाला आंसर गलत हो जाएगा और हमारा सही आंसर होगा वो है बी। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नोशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इम्प्लाइज। प्रोडक्शन फंक्शन क्या इम्प्लाइज करता है? तो कोई भी प्रोडक्शन अगर हम करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि वो इकोनॉमिकली इफिशिएंसी रखता हो, टेक्निकल इफिशिएंसी भी हो उसमें और एलोकेटिव इफिशिएंसी भी हो उसमें, किसी भी प्रोडक्शन फंक्शन में। तो इसीलिए ऑल ऑफ द एबव हमारा राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोर ऑफ द इकोनॉमी कंटेंट्स। किसी भी इकोनॉमी के कोर में क्या कंटेंट होता है? तो कोई भी इकोनॉमी अच्छा तभी माना जाएगा जबकि वो ऑल पैरेटो इम्प्रूविंग एलोकेशंस ऑफ द इनिशियल इंडाउमेंट्स। इसका मतलब होता है कि जो भी इकोनॉमी है स्टार्टिंग से ही पैरेटो इम्प्रूविंग हो, एलोकेशन स्टार्टिंग से ही उसका अच्छा हो, तब जाके हम इकोनॉमी को कोर ऑफ द इकोनॉमी कहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कंजम्पशन डिमांड मॉडल डेवलप बाय विच इकोनॉमिस्ट। यानी कि हम ये इतना बड़ा क्वेश्चन हमें दे दिया, लेकिन इसका सीधा सीधा ऑप्शन है कि कंजम्पशन डिमांड। सबसे पहले हम देखेंगे कंजम्पशन डिमांड के से रिलेटेड किस ने थ्योरी दी है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे और हमें पूछा है कि कौन सा इकोनॉमिस्ट है उसमें, तो यानी कि सिर्फ ये दोनों सी और डी ऑप्शन, इसमें तो किसी इकोनॉमिस्ट का नाम दिया नहीं है। हमारा इकोनॉमिक्स नाम दिया हुआ है, एक ए में दिया हुआ है, एक बी में दिया हुआ है, यानी कि इन्हीं दोनों में से कोई एक हमारा ऑप्शन होगा। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिमांड कंज्यूमर ड्यूरेबल फॉर ह्यूमन कैपिटल, ये हमें फ्रीडमैन ने बताया है अपने रीस्टेटमेंट क्वांटिटी थ्योरी में, जिसमें इन्होंने कंज्यूमर डिमांड का फंक्शन दिया है और इनका फंक्शन स्टार्ट होता है कंज्यूमर डिमांड का। कंज्यूमर डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, इन्होंने बताया है कि वो फंक्शन होगा एक रियल इनकम का, वो फंक्शन होगा वेल्थ ऑफ नॉन ह्यूमन कैपिटल का फंक्शन हो, और फंक्शन होगा RM, यानी कि रिटर्न्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन द मनी। ये फंक्शन बताता है RE, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन इक्विटी। उसके बाद RB एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन बॉन्ड, प्राइस और यूटिलिटी का, और इसलिए ये हमारा फ्रीडमैन इसका आंसर होगा। 9th हमारा क्वेश्चन है, मनी मल्टीप्लायर डिटरमाइंस। मनी मल्टीप्लायर क्या डिटरमाइंस करता है? तो अगर हम इसको देखें तो पहले मनी मल्टीप्लायर्स अगर हम ऑप्शन के थ्रू देखते हैं तो टोटल मनी सप्लाई ऑफ इन द इकोनॉमी, तो टोटल मनी सप्लाई हमें मनी मल्टीप्लायर नहीं बताता है, क्योंकि मनी सप्लाई जो है वो है कॉम्बिनेशन होता है मनी मल्टीप्लायर का और प्लस हाई पावर्ड मनी का। तो इसीलिए मनी सप्लाई सिर्फ मनी मल्टीप्लायर से तो कंप्लीट नहीं होगा, उसमें हाई पावर्ड मनी भी जुड़ेगा, इसीलिए यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा।
ये हाई पावर्ड मनी क्या डिटरमाइंड हाई पावर्ड मनी का है? नहीं। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हाई पावर्ड मनी तो खुद मनी मल्टीप्लायर का एक कंपोनेंट है, तो वो मनी सिर्फ मनी मल्टीप्लायर को कैसे डिटरमाइन करेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो अगर हम देखें कि मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है मनी मल्टीप्लायर और एक है हाई पावर्ड मनी, और इसीलिए ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये क्या है, एक कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसको भी हमें ध्यान से करना है ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना होगा। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो भी हमें आता है पहले हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे कि पहला है हमारा, पहला अगर हमें नहीं आ रहा है तो फिर हम देखेंगे कि और हमें कौन सा आ रहा है। मान लीजिए ये लास्ट वाला है कि मनी डिमांड एंड प्राइस, ये इस एक इक्वेशन दिया है अंडर 1/2 √2BT/R। तो ये स्क्वायर रूट फॉर्मूला है जिसको बाउमल ने दिया था, तो हमने इसको मिला दिया, यानी कि जो हमारा डी होगा उसका फर्स्ट आएगा। तो फर्स्ट किस में है, तो डी का फर्स्ट, अरे सॉरी डी का फोर्थ आएगा। तो डी का फोर्थ किस में है, ऑप्शन में एक इसमें है और एक इस वाले ऑप्शन में डी का फोर्थ दिया हुआ है। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो हमारे नहीं होंगे। अब हम आते हैं थर्ड पे, जिसमें एमवी जो है वो है फंक्शन आर वाई और डब्ल्यू का। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रिटर्न्स और रियल इनकम और वेल्थ ऑफ नॉन ह्यूमन कैपिटल, ये सब किसने दिया है, फ्रीडमैन ने दिया है डिमांड कंज्यूमर थ्योरी, यानी कि रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी डिमांड थ्योरी में फ्रीडमैन ने ये वाले फंक्शंस को एक्सप्लेन किया है। अब हम जाते हैं एम वी इक्वल टू पी टी। तो ये इक्वेशन सबसे पहले फिशर ने एक्सप्लेन किया था, और एम वी इक्वल टू के पी वाई, इस इक्वेशन को मार्शल ने एक्सप्लेन किया है। तो यानी कि हमने सब मिला दिया, यानी कि फर्स्ट का हमारा हो गया है थर्ड, सेकंड का हमारा हो गया है फर्स्ट, और सी का हमारा हो गया है सेकंड, और डी का हमारा फोर्थ था ही। तो अब हम देख लेते हैं थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ये जिस भी ऑप्शन में मिलेगा थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, हम इसी अप्रोच को अगर हम अपने एग्जाम में भी करेंगे तो हमारे क्वेश्चन सही होंगे, वरना हमारे आते हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत हो जाते हैं अगर हम थोड़ा भी जल्दबाजी करते हैं या हम सोचते हैं कि ये तो हमें आता है, ये इजी है। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन द कंजम्पशन ऑफ अ हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन। फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड किस पे डिपेंड करता है? तो फ्रीडमैन बताते हैं कि किसी भी आदमी या किसी भी पर्सन का कंजम्पशन तभी डिपेंड करेगा जब उसका परमानेंट इनकम बढ़ जाएगा। यानी कि आदमी तब तक अपना कंजम्पशन इंक्रीज नहीं करेगा जब तक उसको ये ना कंफर्म हो जाए कि उसका इनकम टेम्परेरी नहीं बढ़ा है, अब उसका इनकम परमानेंट बढ़ गया है, तभी वो अपने कंजम्पशन को इंक्रीज करता है। इसीलिए फ्रीडमैन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है परमानेंट इनकम, और इसीलिए इनके थ्योरी का भी नाम है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। इन्होंने जो हाइपोथेसिस दिया था इसलिए हम इसको परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हम आते हैं 12th क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। एक क्वेश्चन है नेट में अक्सर जो पूछा जाता है वो है असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ये दोनों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इस पे हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये वाले क्वेश्चन जिसमें हमें 4 ऑप्शन दे देते हैं, या तो ये फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, और या तो करंट बेस्ड होते हैं, और या तो किसी इकोनॉमिस्ट के नाम पूछ लेता है। तो ये हमें या तो आते होंगे या तो नहीं आते होंगे, तो इसमें हमारे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो असर्शन एंड रीजन है, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन के चक्कर में हमारे ज़्यादा गलत हो जाते हैं। तो जो ये हमारा है फर्स्ट, ये हमारा असर्शन है और ये हमारा रीजन है। तो हमारा असर्शन क्या कहता है? एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देयर इज ग्रेटर इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू कीन्स। तो ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कीन्स क्या कहते हैं कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो कीन्स के अकॉर्डिंग सही है। अगर किसी भी आदमी को अगर
वो कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा है स्टार्टिंग में, और इन्वेस्ट करने के लिए अगर वो बैंक से अगर लोन लेता है और उसको लो इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। इसीलिए ये हमारा असर्शन सही है। अगर हम रीज़न की तरफ चलते हैं तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल इज लो, ये बोल रहा है, ये एकदम इससे अपोजिट बोल रहा है कि क्या लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल भी लो होगा? तो ये बात बिल्कुल गलत है। लो ऑफ इंटरेस्ट पे सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल हाई रहेगा, लो नहीं रहेगा। इसीलिए हमारा असर्शन सही है जबकि रीजन हमारा गलत है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द शेप ऑफ लॉन्गडन फिलिप्स कर्व? तो लॉन्गडन फिलिप्स कर्व का शेप होता है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। जो फ्रीडमैन ने फिलिप्स कर्व का शेप दिया था उसका शेप होता है हमारा इस तरह से, जो हमें बताता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। और जो हमारा लॉन्गडन फिलिप्स कर्व का शेप होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जो जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के साथ एक वर्टिकल रिलेशनशिप को बताता है। तो इसलिए हमारा ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी? इसका मतलब है कि इसमें से जो भी हमारे ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई को अफेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब कि अगर बैंक डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक है, यानी कि अगर सेंट्रल बैंक में कोई भी डिपॉजिट होता है तो इससे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा ही। लोग जाके सेंट्रल बैंक में पैसे जमा करेंगे तो सेंट्रल बैंक उसको लोन के रूप में देगी, तो मार्केट में इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखते हैं तो बैंक कैश होल्डिंग, अगर बैंक में ज़्यादा कैश होगा, लोग ज़्यादा बैंक में अपने पैसे जमा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक लोन को प्रोवाइड करेगी, तो इससे भी मनी सप्लाई बढ़ेगा। कैश रिजर्व रेशियो, बैंक के पास अगर जितना कैश रिजर्व होगा उससे वो कम ज़्यादा कर CRR के रेट्स के हिसाब से कम ज़्यादा करेगी, तो ये भी मनी सप्लाई का एक फैक्टर है। अगर CRR बढ़ता है तो मनी सप्लाई कम होता है, अगर CRR घटता है तो मनी सप्लाई बढ़ता है। तो इसलिए ये तीनों नीचे के ऑप्शन मार्केट में, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं। जबकि हाउस होल्ड कैश होल्डिंग, अगर हम घर में पैसे को बंद कर ले और उसको कहीं खर्च ना करें, सेव कर ले, तो इससे हमारा मार्केट में पैसे पहुंचेंगे ही नहीं, और इससे क्या होगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में इससे अफेक्ट ही नहीं होगा। मनी सप्लाई को हम रिजर्व कर लेंगे एज अ सेविंग्स घर में। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हाउस होल्ड कैश होल्डिंग जो कि मनी सप्लाई को इफेक्ट नहीं करता है। अब हम आते हैं फिर से मैच द फॉलोइंग है, तो अब हम मैच करते हैं फिर से। एशियन ड्रामा किसने लिखा है? तो एशियन ड्रामा के जो राइटर हैं वो हैं कृणाल मिडल। चॉइस ऑफ टेक्निक, तो चॉइस ऑफ टेक्निक जहाँ भी ऐसे चॉइस का वर्ड आए और वहाँ पे अमर्त्य सेन लिखे तो अक्सर उन्होंने चॉइस के बारे में बात की है, अक्सर अमर्त्य सेन ही सही होते हैं। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के जो स्टेजेस दिए हैं वो है W रॉस्ट्रो। और स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है तो उसको जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है उसको दिए हैं हिर्शमैन ने। तो स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिर्शमैन ने बताया है, और स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ W रॉस्ट्रो ने बताया है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, और इसके अकॉर्डिंग अब हम अपना कोड सेट कर लेते हैं। तो ए का हमने थर्ड किया तो ए का थर्ड इसी में मिल गया, तो इस तरह, इसलिए हमारा ये ऑप्शन है, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा और ये हमारा ऑप्शन भी राइट निकल गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉइंट आउट द करेक्ट ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट वर इंट्रोड्यूस। अब ये डेवलपमेंट है और इसको हमें सेट करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अब हम देखते हैं PQLI जो हमारा इंडेक्स है, फिजिकल क्वांटिटी लाइवलीहुड इंडेक्स, इसको मॉरिस डी मॉरिस ने 1979 में इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए इसका तो ये 1979 का है। HDI इंडेक्स एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने 1990 में इंट्रोड्यूस किया था। तो यानी कि PQLI के बाद HDI होगा, तो PQLI पहले होगा कहीं भी और उसके बाद HDI होगा। और पर कैपिटा इनकम सबसे पहले
आया था PQLI से भी पहले 1980s के टाइम। तो यानी कि सबसे पहले पर कैपिटा इनकम, उसके बाद PQLI और फिर HDI। इस तरह से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आते हैं 17 क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि हेरल्ड डोमर कौन से किसी भी स्टेबल ग्रोथ के कंडीशन को कौन से इस जो भी ऑप्शन है कौन सा सेटिस्फाई करता है अकॉर्डिंग टू हेरल्ड डोमर मॉडल। तो हेरल्ड डोमर कहते हैं कि जब भी जब एक्चुअल ग्रोथ इक्वल होगा वारंटेड ग्रोथ के और वो इक्वल होगा नेचुरल ग्रोथ के, तो यानी कि हमारे हेरल्ड डोमर मॉडल में एक्चुअल ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ और नेचुरल ग्रोथ की बात की गई है, और जब ये तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे तभी हमारा स्टेबल ग्रोथ होगा। तो इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, विच इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द नीड ऑफ सोशल कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच। यानी कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें सोशल कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मतलब कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है जो कि सोशल कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच की ज़रूरतों को बताता है। तो सोशल कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच कब हम यूज़ करते हैं, जब देयर इज़ अ डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट बेनिफिट एंड पब्लिक बेनिफिट। तो जब हमें ऐसा शो करना होता है डाइवर्जेंस, तब हम करते हैं, ये बात सही है, तभी हम सोशल कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। देयर इज डाइवर्स बिटवीन प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट, ये भी सही है। और बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, ये भी सही है कि इकोनॉमी में दोनों सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक ही सेक्टर करता है और या तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर करता है। हमारा थर्ड ऑप्शन है, मार्केट प्राइस डज नॉट रिफ्लेक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फैक्टर, जो कि गलत है। मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर को, इसीलिए हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट पूछा है। ये भी हमें ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, नॉट पूछा है या सिर्फ करेक्ट पूछा है। तो इसको हम ध्यान में देते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं 19 क्वेश्चंस पे, और इसमें क्या है, कंजम्पशन सब प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन प्लानिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रिपेयरिंग विच प्लान। तो कंजम्पशन सब मॉडल सबसे पहले दिया गया था 6th ईयर प्लान में, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी और बहुत सारी बातों का जिक्र हुआ था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब फिर से हमने देखा असर्शन एंड रीजनिंग, हमें ज़्यादातर फोकस करना है जहाँ पे हमें क्वेश्चन को कोड के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, असर्शन और रीजन को सॉल्व करना है। तो इसलिए हम सॉल्व करके देखते हैं कि हम कौन सा अप्रोच अपनाएंगे ताकि हमारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो, क्योंकि एनटीए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जिसमें हम अपना लॉजिक लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, ना कि ऐसे सिर्फ रट के क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। तो असर्शन जब हम पढ़ते हैं और फिर हम रीज़न पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले इंडिविजुअली देखते हैं कि असर्शन सही है या रीज़न सही है। उसके बाद हम दोनों को कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या ये असर्शन इस रीज़न को सच में फॉलो करता है। हम इस टेक्निक को फॉलो करते हुए हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो हमारा असर्शन है, फ्री ट्रेड अमंग नेशन विल इंक्रीज वर्ल्ड आउटपुट एंड इनकम। क्या फ्री ट्रेड, अगर हमारा फ्री ट्रेड हो जाए किसी भी कंट्री के साथ, तो क्या इससे हमारा आउटपुट और इनकम इंक्रीज होगा? कि किसी भी नेशन का, अगर दोनों नेशन अगर फ्री ट्रेड कर रहे हैं तो क्या उनका आउटपुट और इनकम इंक्रीज होगा? तो अगर हम खुद ही सोच लें कि अगर मान लीजिए हम किसी भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, मान लीजिए ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, अब इसके यहाँ जो गुड्स बन रहे हैं वो इसको बेचेगा, इसके यहाँ जो गुड्स बन रहे हैं वो इसको बेचेगा, तो यानी कि गुड्स को ये बेचेगा तो इसको भी फायदा होगा, अगर ए बेचेगा बी को तो इसको भी फायदा होगा, यानी कि इन दोनों को फ्री ट्रेड से फायदा हो रहा है वर्ल्ड आउटपुट में और इनकम में, दोनों में। तो यानी कि ये तो सही है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम इसको छोड़ देंगे, अब हम इसको ध्यान में रखेंगे ही नहीं कि ये असर्शन क्या हमने पढ़ा था। अब हम सिर्फ रीजन पढ़ेंगे कि क्या लेस डेवलप कंट्रीज डू नॉट शेयर इक्वली इन द गेन फ्रॉम ट्रेड। तो सही बात है, अगर कोई डेवलप कंट्री है और कोई लेस डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री बहुत सारे माल को बना के यहाँ पे बेच के और यहाँ से इनकम जनरेट कर ले रहा है लेस डेवलप कंट्री से,
तो लेस डेवलप कंट्री तो इसीलिए है ना क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बना नहीं पाता, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, हमेशा डेफिसिट में रहता है। तो जाहिर सी बात है ये हमेशा ये गेन ज़्यादा नहीं प्राप्त कर पाएगा डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में। तो इसलिए ये बात भी सही है। तो इंडिविजुअली अगर हम देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट सही बोला है। लेकिन अगर हम फिर अब हम इसको देखते हैं कि क्या कोई भी फ्री ट्रेड नेशन का आउटपुट इसलिए बढ़ता है क्योंकि लेस डेवलप कंट्री का शेयर कम होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि रीजन और असर्शन दोनों डिफरेंट हैं तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि ए और बी दोनों तो करेक्ट है इंडिविजुअली, बट जो रीजन है वो ए को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा सेकंड। तो इस तरह से हम असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंक्रीज इन पोटेंशियल जीएनपी, यानी कि जब हम पोटेंशियल जीएनपी की इंक्रीज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो जब हम किसी भी कंट्री में अगर जीएनपी का पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो यानी कि हम ये बोलेंगे, जीएनपी हमें क्या बताता है, जीडीपी, जीएनपी ये हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है अगर वो पोटेंशियल अगर इंक्रीज होगा, यानी कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन में ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए फर्स्ट का थर्ड होगा। तो हम कोड में देखते हैं फर्स्ट का थर्ड किस में है, बी में है और ये डी में है। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट हमें क्या शो करता है या क्या बताता है। तो आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट यानी कि प्रोडक्टिविटी, ये 5 भी है, 5वां भी इसमें ऑप्शन है जो कि यहाँ पे चला आया है टाइपिंग की वजह से। तो ये हमें क्या बताता है, ये 5वां वाला ऑप्शन है। तो जो हमारा बी है आउटपुट यूनिट पर यूनिट ऑफ इनपुट, यानी कि हम प्रोडक्टिविटी में हम इसका यूज करते हैं आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। थर्ड क्या है हमारा, प्रोडक्शन एट अ पॉइंट इनसाइड पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अगर हम पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की बात करें तो इनसाइड पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अगर हम कोड में देखें तो फर्स्ट का 3 था हमारा और सेकंड का 5th था। तो यानी कि हमारा कोड यहीं से मिल गया कि हमारा बी ऑप्शन सही है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि ये क्या कहता है, प्रोडक्शंस एट अ पॉइंट इनसाइड पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये एक्स इनएफिशिएंसी की बात करता है। जब हम इनसाइड पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के जाते हैं तो एक्स इनएफिशिएंसी होती है। ये एक टॉपिक, अलग सा टॉपिक है। अगर आपको इंडिविजुअली अगर किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। अभी हम रिवीजन के पर्पज से हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम हमारे नज़दीक आ गए हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसीलिए मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। तो हमारा डी ऑप्शन है डेवलपमेंट थ्रू सेक्टर ऑफ इनएफिशिएंसी। तो इनएफिशिएंसी की बात, इनएफिशिएंसी के साथ अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं बैलेंस ग्रोथ। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग इज अ लिस्ट एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है इसको हमें बताना है, हमें नॉर्मल इस चीज को बताना है। तो इकोनॉमी में एलोकेशन होता है। एलोकेशन का मतलब होता है चीजों को बना के उसको बांटना, एलोकेट करना। फिर सबसे पहले इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, तो ये भी बात सही है। और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, हमें सिर्फ बना के उसको रखना तो है नहीं, उसको हमें लोगों में बांटना भी होगा। तो इसलिए इकोनॉमी में ये तीनों चीजें जो कि विच अबव फॉल्स इन द डोमेन ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू मस्ग्रेव। तो हमें नीचे वाला भी पहले पढ़ लेना चाहिए, मैंने भी नहीं देखा। तो मस्ग्रेव के अकॉर्डिंग इकोनॉमी में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो मस्ग्रेव ने एलोकेशन की बात की है, प्रोडक्शन की बात की है और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर हम नॉर्मल देखें तो इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन की भी बहुत ज़रूरत है, तो हमारा फोर्थ भी सही हो है। लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू मस्ग्रेव बताना है, तो मस्ग्रेव ने सिर्फ इन 3 चीज़ों की बात की है, इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा बी। हम थर्ड पे चलते हैं, द शेप ऑफ लाफर कर्व। सबसे पहले हमें तो पहले पता होना चाहिए कि लाफर कर्व होता क्या है। तो लाफर कर्व को लाफर नाम के ही एक इकोनॉमिस्ट ने दिया था, और जिन्होंने टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू की बात की है। और इनका शेप होता है यू शेप, जिसका मतलब होता है अगर हम टैक्स रेट को अगर हम हाई कर देते हैं तो हमारा टैक्स रेवेन्यू जरूरी नहीं कि बढ़े। एक
पॉइंट के बाद हमारा रेवेन्यू भी कम होने लगता है। अगर हम इस पॉइंट के बाद हम टैक्स रेट को बढ़ाते जाएंगे, ये हमारा टैक्स रेट है, तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा नहीं जबकि कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर जो काम करने की इच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं वो कम होने लगेगी। वो सोचेंगे कि हमें, हाँ, हम इतना कमा के ही क्या करेंगे जब हमें सरकार को ज़्यादा ही पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से रेवेन्यू धीरे धीरे कम होने लगेगा अगर हम टैक्स रेट बढ़ाते जाएंगे तो इसलिए इस लाफर कर्व का जो शेप है वो इन्वर्टेड यू शेप होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। पब्लिक गुड इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, सबसे पहले हम जानते हैं कि पब्लिक गुड होते क्या है। पब्लिक गुड ऐसे गुड को कहते हैं जो कि सबके लिए अवेलेबल हो। यानी कि अगर हम किसी पार्क में चले जाते हैं, गवर्नमेंट पार्क में, तो ऐसा नहीं कि तुम मत आओ, सबके लिए अलाउड है वो। अगर हम किसी गवर्नमेंट किसी भी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जो कि सबके लिए फ्री है, जैसे रोड हो गया, इसमें ये नहीं कोई कहता है कि तुम मत चलो, सिर्फ हम ही चलेंगे, और या किसी को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, या किसी को हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि राइवलनेस भी नहीं है, किसी भी तरह का द्वंद्व भी नहीं है कि पब्लिक गुड को तुम मत यूज करो, तुम मत करो। नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, पब्लिक गुड को यूज करने के लिए हम किसी को छाट भी नहीं सकते हैं कि तुम मत यूज करो इसे, या सिर्फ हम ही यूज करेंगे। और फ्री राइडिंग, यानी कि इसको कोई भी यूज कर सकता है जो टैक्स दे या टैक्स ना दे। ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा करो, सिर्फ जो टैक्स दे रहा है वही इस रोड पे चलेगा, जो टैक्स नहीं दे रहा है वो इस रोड पे नहीं चल सकता। तो इसीलिए पब्लिक गुड के ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो कि नहीं होता है वो है कंटेस्टेबिलिटी, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। अब हम आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि फिर से असर्शन एंड रीजन है, तो इसको फिर से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेशनल डिफेंस इज अ पब्लिक गुड। क्या नेशनल डिफेंस एक पब्लिक गुड है? तो ऑफ कोर्स ये पब्लिक गुड है, क्योंकि सरकार ये तो नहीं कहती है कि सिर्फ हम कुछ ही लोगों को डिफेंड करेंगे, मतलब हमारी जो आर्मी है या कुछ ये सिर्फ कम ही लोगों को, इन्हीं लोगों को सिर्फ प्रोटेक्ट करेगी और बाकी लोगों को नहीं करेगी, ऐसा तो कहते नहीं है। तो इसीलिए ये नेशनल डिफेंस एक पब्लिक गुड है, जो कि यानी कि हमारे देश की रक्षा, हमारी डिफेंस सबकी रक्षा करती है, पर्टिकुलर लोगों की नहीं करती है। इसीलिए ये हमारा असर्शन सही है। पीपल वॉन्ट टू बी डिफेंडेड अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन, तो सही बात है। जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनकी रक्षा हो बाहर के किसी भी आक्रमण से, तो ये बात भी सही है। लेकिन अगर हम दोनों को मिला के पढ़ते हैं कि क्या नेशनल डिफेंस पब्लिक गुड इसलिए है क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनकी रक्षा की जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि लोग चाहेंगे तभी वो पब्लिक गुड होगा। वो पब्लिक गुड है क्योंकि हमें लोगों की सुरक्षा देखनी है सरकार को, तो इसलिए ये हमारा एक्सप्लेन नहीं करता है, जबकि ये दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है। इसीलिए हमारा आंसर बी है। तो इस तरह से आप जिसको भी अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लगती है जो कि मैंने आज से ही स्टार्ट की है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी, अगर वो चाहता है कि उसका मेरा एक्सप्लेनेशन अगर किसी भी स्टूडेंट को अच्छा लगता है, अगर वो चाहता है कि मैं किसी और भी टॉपिक पे उसको वीडियो बना के लाऊं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। वो मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख के बता सकता है कि उसको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मैंने हर एक स्लाइड के, मतलब हर एक 25 क्वेश्चन के बाद मैंने इसके आंसर भी इंक्लूड किए हैं। ये रहे आपके आंसर, जिसको आप वीडियो को या तो पॉज करके या तो वीडियो को बहुत फास्ट करके देख सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं, और लास्ट में अपने आंसर को टैली भी कर सकते हैं यहाँ से कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। तो इस तरह से आज हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, और इस तरह से हम कल भी 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे 2004 के।